हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सेम चंद्र दुरेजा और आपके साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेरिवेटिव, राइट। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में सभी के सभी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, राइट। और उनको मालूम है कि डेरिवेटिव चैप्टर जो है बहुत बेनिफिट दे सकता है उनकी लाइफ में। बट एक फॉरवर्डेड मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। इस फॉरवर्डेड मैसेज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इट इज़ अ डिस्क्लेमर इट ऑल्सो, राइट। और उसका डिस्क्लेमर का क्या बेसिकली मीनिंग है और उसका क्या बेनिफिट और लॉस हो सकता है। आई वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। दिस इज अ फॉरवर्डेड मैसेज, नॉट टू टेक इट सीरियसली, right? I was earning good profit from the stock market, and then I asked my friend to teach me derivative. After that, I am in a big loss. So this is a funny message, but believe me, this is a really मतलब एक बहुत बड़ा आपको एक मैसेज दे रहा है ये मैसेज कि डेरिवेटिव चैप्टर, डेरिवेटिव टॉपिक को सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत बड़ा अमाउंट अर्न कर लेंगे अगर आपने आधी अधूरी नॉलेज ली है। तो अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर आते हैं, कॉल पुट फ्यूचर जो भी आपने सुना हुआ है वो लेते हैं, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। बिलीव मी, स्टॉक मार्केट के अंदर आधे से ज़्यादा लोग, आई रिपीट अगेन, आधे से ज़्यादा लोग जो नुकसान करते हैं वो एक ही टॉपिक से करते हैं और उसका नाम है डेरिवेटिव। बिकॉज डेरिवेटिव को उनको लगता है कि आज वो पैसा लगा देंगे तो वो कई गुना बहुत जल्दी हो जाएगा। डेरिवेटिव एक ऐसी गेम है, ऐसा प्ले है जिसमें कि आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है, जीरो भी हो सकता है। और नो डाउट देर हमेशा दो लोग प्ले करते हैं। हमेशा किसी भी गेम में अगर हम कहें कि अगर किसी पर्सन का प्रॉफिट होता है तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी पर्सन का प्रॉफिट होता है तो किसी ना किसी का लॉस भी होता होगा। तो अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है और दूसरे पर्सन को पूरी नॉलेज है तो प्रॉफिट में कौन होगा और लॉस में कौन होगा, आप ये समझ जाइए। कहने का मतलब सिर्फ सिंपल इतना है कि सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर का मीनिंग जानने से स्टॉक मार्केट में कूदेगा नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से स्टॉक इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग बता पाएँ और समझा पाएँ। बट जब तक आप 100% कंप्लीटली नॉलेज नहीं रखते तब तक आप डेरिवेटिव में अपना पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचें, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट डेरिवेटिव चैप्टर। और डेरिवेटिव चैप्टर में समझाने के लिए नो डाउट आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको जितना मालूम है मैं आपको लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव चैप्टर कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टॉपिक्स। वन इज फ्यूचर एंड सेकेंड इज ऑप्शंस, ठीक है। एंड ऑप्शंस भी 2 तरह की होती हैं, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। और फ्यूचर को कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। वन इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकंड इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शंस। और बहुत सी बुक्स में फ्यूचर एंड फॉरवर्ड को एक दूसरे के नाम को एक जैसे यूज़ किया गया है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वी विल टॉक अबाउट। बट yes, forward, future and options are the things that we have to discuss in this chapter. इनका मीनिंग सीखने के बाद भी इसमें हमें बहुत सारे डिस्कस करना है, ठीक है। कैसे डिस्कस करना है हम आपसे बात करेंगे। तो हम आपके साथ सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक के बारे में, दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। हमारे इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जितनी भी बातें कर रहे हैं वो थोड़ी हैं, राइट। मतलब आप मान के चलें मीनिंग सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। उसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपके साथ हर टॉपिक को और प्रैक्टिकल फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग कैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। अभी हम आपको तीनों का एक बेसिक मीनिंग सिखा रहे हैं इन दिस वीडियो। लेट्स से दिस, क्या है मीनिंग। सबसे पहले देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? चलिए छोड़िए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बोल लीजिए।
पहले हम डेरिवेटिव का मीनिंग सीखते हैं। डेरिवेटिव का मीनिंग सीखते हैं। डेरिवेटिव is a instrument which derives its value from specified asset. Derivative is an instrument which derives its value from specified asset. तो डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, राइट। विच ड्राइव्स, जिसकी वैल्यू जो फाइंड होती है, कैलकुलेट होती है, वो फाइंड होती है किसी और स्पेसिफाइड असेट से, किसी और स्पेसिफाइड असेट से। स्पेसिफाइड असेट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हो सकती है। एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने कहा कि आपके पास एक फ्लैट है, राइट है। अब फ्लैट जो है वो तो एक प्रॉपर्टी है जो कि आप इजीली देख सकते हैं कि दिस इज माय फ्लैट, राइट। और उसके साथ साथ उसका एक डॉक्यूमेंट भी जरूर होता होगा, उसका एक डॉक्यूमेंट भी है ना। अब मैं आपको कहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट है तो वो कागज का टुकड़ा। अब जो ये कागज का टुकड़ा है, मैंने कहा कि जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है उसी का फ्लैट है। अब फ्लैट की कीमत है लेट अस से A1 CR। तो अब मुझे बताओ, मेरे पास अगर ये डॉक्यूमेंट है तो मेरे पास जो असेट है वो कितने की है? 1 CR की। अगर ये असेट मैंने किसी दूसरे पर्सन को दे दी तो मतलब मैंने फ्लैट तो मैं कैसे उठा के दूंगा, मैं तो कागज का टुकड़ा दूंगा। तो अगर मैंने ये किसी दूसरे पर्सन को दे दिया तो उसके पास जो असेट हो जाएगी वो भी 1 CR की हो जाएगी, है ना। बट मीन टाइम सपोज दैट कि जो फ्लैट की कीमत है वो 1 करोड़ से बढ़कर 1.1 CR हो जाती है, तो इस कागज के टुकड़े की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो अब हम कहेंगे कि कागज के टुकड़े की वैल्यू जो है वो 1.1 CR हो गई है। मीन्स एक्चुअल में जो पेपर है, कागज है, वो तो कागज ही है, डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट ही है, बट उसकी वैल्यू किस बेसिस पर डिसाइड हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फ्लैट। अगर फ्लैट की वैल्यू और बढ़ गई तो कागज के टुकड़े की और वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर फ्लैट की वैल्यू कम हो गई, लेट अस से 80,000 हो गई, 80 लाख रुपए हो गई, 0.8 CR करोड़ हो गई, तो इस केस में इस कागज के टुकड़े की वैल्यू भी 0.8 CR हो जाएगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कागज का टुकड़ा है, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं? दिस इज एन डॉक्यूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड असेट। आई थिंक क्लियर। सो डेरिवेटिव भी यही है। डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव भी एक कागज का टुकड़ा है जिसकी वैल्यू डराइव की जाती है किससे? किसी दूसरी स्पेसिफाइड असेट से। आई थिंक क्लियर। सो हम यही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे इस चैप्टर के अंदर किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो स्पेसिफाइड असेट है वो तो हमने आपको बोला फ्लैट है, बट यहाँ पर फ्लैट की जगह हमारी जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कई और तरह की स्पेसिफाइड असेट से भी वैल्यू ड्राइव कर सकता है। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इट कैन हैव एन वैल्यू फ्रॉम द शेयर्स, फ्रॉम you can say commodities, currency, interest rates, etc. इस कागज के टुकड़े की वैल्यू शेयर से ड्राइव हो सकती है। मैंने कहा रिलायंस कंपनी का शेयर आज के डेट में लेट अस से 2300 रुपए का है, 2300, तो कागज के टुकड़े की वैल्यू 2300 है। शेयर रिलायंस कंपनी का शेयर बढ़ गया तो कागज के टुकड़े की वैल्यू भी बढ़ गई, एंड सो ऑन एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही कमोडिटीज, मैंने कहा इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू इस ड्राइव फ्रॉम द कमोडिटी, टमाटर, प्याज, आलू, अदरक, यू कैन से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, राइट। सो दीज आर द कमोडिटीज। करेंसी,
जैसे कि आपको मालूम है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन चार्जेस, मतलब सॉरी कन्वर्जन चार्जेस नहीं, हम लोग एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी कंपनी में करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक वैल्यू अराइज होती है। लाइक मैंने कहा $1 की वैल्यू जो है वो लेटेस्ट से आज के डेट में 75 रुपीज़ की है। सो मैंने कहा दैट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जिसमें मैंने कहा $50 को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो इट विल बी लाइक दिस 70 × 75। बट वट विल हैपन इफ आई विल आई से दैट 75 जो है वो चेंज हो गया है, अब $1 की वैल्यू बदल गई है एंड वो हो गई है 80 रुपीज़। तो इस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की वैल्यू जो पहले $50 थी, अब है तो $50, पर क्योंकि $1 का प्राइस पहले 75 था, अब 80 रुपीज़ हो गया है, तो इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, हो जाती है। आर यू गेटिंग दिस? कि जो स्पेसिफिक एसेट हम पहले फ्लैट बोल रहे थे, फ्लैट, उस फ्लैट की जगह पर हमारा कोई शेयर हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट्स भी हो सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव टॉपिक, राइट? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव दैट यू मस्ट नो। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको टाइम देना होगा, और इसको मैं तो कहूँगा कि इसको फास्ट मोड में देखना ही नहीं। मतलब अगर हमारे पास लेट अस से ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है और वहाँ पे फास्ट मोड का ऑप्शन है ना 2x वाला, तो 2x पे नहीं करना, 1.5x पे भी नहीं करना, इसको स्लो ही करना। इसका रीज़न यही है कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप स्लो मोड में ही समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए, ग्रैबिंग के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। आपको मुझे टाइम देना होगा, आप मुझे टाइम दोगे तो ही हम आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे, नहीं तो अभी तक नहीं समझ आया, कभी भी समझ नहीं आएगा। और वीडियो देखते जाओगे बट समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि ये फास्ट मोड में करने वाला है ही नहीं। यू हैव टू गिव द टाइम फॉर दिस टॉपिक अगर समझना है तो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी है, आधी अधूरी नॉलेज नहीं लेनी, कंप्लीट नॉलेज लेनी है। एंड बस हमारी वीडियो को फॉलो करते जाइए और कंप्लीट इसको करते थे। हमने डेरिवेटिव टॉपिक का चैप्टर का अलग से हम लोग अलग चैप्टर भी प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू वांट्स टू टेक दिस डेरिवेटिव चैप्टर देन यू कैन, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा आपके पास, तो उस लिंक में जाकर भी आप डेरिवेटिव चैप्टर का पूरा कंटेंट ले सकते हैं। राइट नाउ, डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड एसेट। और मैंने कहा तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा फॉर द डेरिवेटिव चैप्टर। ठीक है, अब देखो, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत है इसकी, समझिएगा, सुनिएगा। एक ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है, राइट? ये सिर्फ एग्जाम्पल है। हम डेरिवेटिव चैप्टर का मीनिंग 3-4 तरीकों से समझेंगे। जब तक 3-4 तरीकों से समझेंगे नहीं तब तक इसका मीनिंग समझ आएगा भी नहीं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर रिलायंस कंपनी का शेयर लिया, रिलायंस शेयर प्राइस गूगल पर डाल दिया, आप भी डाल सकते हैं। तो रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस आज के डेट में चल रहा है 2327। रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर लिखा मैंने 2327। ठीक है, ये है कैश मार्केट का प्राइस, ये है कैश मार्केट का प्राइस। बट अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे कैश मार्केट का प्राइस नहीं चाहिए, मुझे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो इसके लिए मुझे NSE इंडिया पे जाना होगा, या आपके पास कोई भी स्टॉक ब्रोकर का अगर अकाउंट है तो उस अकाउंट को ओपन करना होगा। उस अकाउंट के अंदर आप कंपनी का नाम डालेगा, उस कंपनी का नाम डालेगा, ठीक है, तो क्लिक कीजिएगा। अभी भी जो प्राइस आएगा वो कैश मार्केट का ही आएगा, दिस इज 2327, बट वी नीड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर सेगमेंट लिखा हुआ है ना, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव पे क्लिक कीजिएगा एंड डेरिवेटिव का जो प्राइस आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। दिस इज 31 मार्च, दिस इज 2362.95, ऑलमोस्ट 2363।
रिलायंस फ्यूचर इज 2363। देख रहे हैं, कैश मार्केट का प्राइस अलग है और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, राइट। क्या शो करता है वी आर टॉकिंग अबाउट, बट मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से रिलायंस कंपनी का शेयर कैश मार्केट में ट्रेड होता है, वैसे ही उसी एसेट का एक और प्राइस है जिसको बोलते हैं फ्यूचर प्राइस, और फ्यूचर प्राइस जो है अपने डिफरेंट रेट से ट्रेड होता है। रेट क्यों डिफरेंट है, ऑल दिस थिंग वी विल टॉक अबाउट, ठीक है। बट सिर्फ इतना बताना था कि कैश मार्केट अलग है और फ्यूचर मार्केट अलग है। नाउ एक ट्रेडिशनल एग्जांपल इज, लेट अस से एक फार्मर है। अब ये फार्मर ये चाहता है कि वो जो भी अपने खेतों में उगाए वो एक स्पेसिफाइड प्राइस से सेल आउट हो जाए। एक बार फार्मर की परेशानी समझो। फार्मर की क्या परेशानी है, उसने देखा कि मार्केट के अंदर टमाटर जो है आज के डेट में 200 रुपये पर किलोग्राम सेल आउट हो रहा है। 200 रुपये पर किलोग्राम से टमाटर की बड़ी डिमांड है, मार्केट में बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। 200 रुपये पर किलोग्राम टमाटर अच्छे से सेल हो रहा है। कब सेल हो रहा है, आज की डेट में, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने अपने खेत में ये टमाटर बो दिया, राइट। अब टमाटर जब आज बोया तो आज तो पैदा हो नहीं जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। तो मान लेते हैं कि इसको पैदा होने में जो है 6 मंथ्स का टाइम लगता है, 6 महीने का समय लग जाता है। अब 6 महीने के बाद भी क्या ये टमाटर जो है 200 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से सेल आउट हो जाएगा? इज इट सो? ऐसा होगा? नो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इसका प्राइस जो है वो 200 से ज़्यादा हो जाए। हाँ, हो सकता है कि इसका प्राइस 200 से कम हो जाए, 150 हो जाए, राइट। पर हमारे फार्मर को टेंशन क्या है कि जो मैंने आज सोचा था कि 200 रुपये का प्राइस मिल रहा है और आज के हिसाब से जो टमाटर जो अपना बोया था तो वो प्राइस एटलीस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो ये एक फार्मर की बहुत बड़ी परेशानी है कि टमाटर या जो भी फसल वो लगा रहा है उसको उसका प्राइस जो आज के डेट में अवेलेबल है उसको फ्यूचर में मिल जाना चाहिए। पर वो इस बात की गारंटी कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो इसलिए ये जो हमारा 200 का प्राइस है ना, ये जो प्राइस है इसको हम बोला दैट इज कैश प्राइस। आर यू गेटिंग दिस? आज के डेट में आप मार्केट में जाते हैं, आप वहाँ से टमाटर परचेज करके आते हैं 200 पर किलोग्राम से, तो जो वो प्राइस आप पे कर रहे हैं वो क्या है? दिस इज कैश प्राइस। भाई पैसे दिए, सामान लिया, दैट इज कैश प्राइस। कुछ भी लेके आते हैं, जीन्स, शर्ट, पैंट, XYZ कुछ भी, तो वो क्या है? कैश प्राइस। बट फार्मर चाहता है कि फार्मर के पास 800 टमाटर है भी नहीं तो मार्केट में 200 के हिसाब से कैसे बेच सकता है? बेच ही नहीं सकता। वो तो कहता है कि 6 महीने के बाद उसके पास टमाटर आ जाएंगे और उसके बाद जो उसको प्राइस चाहिए वो उसको आज ही पता मिल जाए, है ना। तो एक और दूसरी मार्केट इसी के पैरेलल चलती है जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट, और कमोडिटी मार्केट में भी फ्यूचर मार्केट चलती है सॉरी, इसको मैंने कमोडिटी मार्केट क्यों बोला? क्योंकि मैं यहाँ पर रिलायंस कंपनी के शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपको यहाँ पर किसी कंपनी के शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ टमाटर की, जो कि एक कमोडिटी है। तो ये जो इसका प्राइस मिलेगा फ्यूचर का, वो कहाँ मिलेगा? कमोडिटी मार्केट में। और कमोडिटी मार्केट में भी एक तो कैश मार्केट है जो कि आप यूज़ करते हैं, इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में एक दूसरा प्राइस मिलेगा जिसको हम बोलते हैं दैट इज फ्यूचर प्राइस। और ये जो फ्यूचर प्राइस होगा, ये फ्यूचर प्राइस इस कैश प्राइस के कुछ आसपास का प्राइस होगा, थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि रिलायंस कंपनी का जो प्राइस था वो था रिलायंस कंपनी का प्राइस जो था वो था 2327 दिस वन, और जबकि फ्यूचर प्राइस जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो क्या था 2362, कुछ डिफरेंट है। तो ऐसे ही हर कमोडिटी के लिए कैश मार्केट का जो प्राइस है वो थोड़ा सा डिफरेंट और फ्यूचर मार्केट का प्राइस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो फार्मर के लिए सोचो, एक बार फार्मर के एंगल से सोचो कि फार्मर के लिए तो मजे आ गए। क्या मजे आ गए? कि अगर वो आज ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की खासियत ये है
कि इसमें पहले से डिसाइड होता है कि 6 महीने के बाद जो प्राइस होगा वो क्या होगा। 6 महीने के बाद जो प्राइस होगा वो क्या होगा। अगर फार्मर आज के डेट में सेल कर देता है अपने टमाटर 210 रुपए के हिसाब से, तो उसको जो डिलीवरी देनी पड़ेगी वो 6 महीने के बाद देनी पड़ेगी। आफ्टर 6 months द फार्मर हैज टू गिव द डिलीवरी ऑफ द टोमेटोज, और जो वो डिलीवरी देगा टमाटोज की डिलीवरी देगा तो होगा क्या, इसके बदले में उसको जो प्राइस मिल रहेगा दैट इज 210। आर यू गेटिंग दिस? देर आर 2 मार्केट, वन इज कैश मार्केट जिसमें कि हम जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। दूसरी मार्केट कौन सी है? दूसरी मार्केट है फ्यूचर मार्केट, जिसमें कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेते हैं। फार्मर एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेता है जिसमें प्राइस आज डिसाइड हो जाता है, टाइम पीरियड भी आज डिसाइड हो जाता है, बट एक्चुअली डिलीवरी और जो प्राइस की सेटलमेंट है वो आज नहीं होती। वो कब होती है? उस समय जिस समय के लिए हमने इसको बुक किया है। अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 6 months का है तो ये 6 महीने के बाद इसकी डिलीवरी होगी, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 3 months का है तो इसकी डिलीवरी भी 3 महीने के बाद होगी, और प्राइस की सेटलमेंट भी 3 महीने के बाद होगी। राइट। सो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट। सो माय क्वेश्चन इज इट गुड फॉर द फार्मर और बैड फॉर द फार्मर? Is it good for the farmer or bad for the farmer? We have some student in our class right now, so I'm going to tell them, is it good or bad? I need your voice right now. Yes, sir. Is it good or bad? Yeah, it's a good one, considering the uncertainty after 6 months down the line. So I think this is a good one to protect. So that depends on the spot price after 6 months. Oh, great. So nice. So one says that this is good. Both are correct. दोनों स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फर्स्ट स्टूडेंट सेज दिस इज गुड फ्रॉम द अनसर्टेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर फार्मर को जब 210 रुपए का प्राइस मिल गया तो उसकी अनसर्टेनिटी खत्म हो गई कि 6 महीने के बाद क्या होगा। अगर फार्मर को फ्यूचर में कम प्राइस और ज़्यादा प्राइस की लालच नहीं है, उसको अपनी अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना है। तो थोड़ा सोचो, टमाटर लगा दिए, राइट, और 1 महीने के बाद प्राइस जो है वो 200 की जगह लेटर से 150 हो गया, तो हमारे फार्मर को तो बहुत बड़ी टेंशन शुरू हो जाएगी कि यार मैं बेचूंगा कैसे अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं किया होता तो। और फिर प्राइस जो है 120 का हो गया तो टेंशन और बढ़ जाएगी, और इस टेंशन में वो अपना बिजनेस करेगा या फिर प्राइस ही देखता रहेगा कि प्राइस कम है, ज़्यादा है, कम है। तो अनसर्टेनिटी के बचने के लिए हमारा जो फार्मर है बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बढ़िया चीज़ है कि 210 का प्राइस हमने फार्मर ने डिसाइड कर दिया। आफ्टर 6 months फार्मर विल डिलीवर टोमेटोज एंड विल गेट 210 पर kg प्राइस। 1000 किलोग्राम है तो 1000 किलोग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा सेटलमेंट। अगर 100 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि क्वांटिटी विल ऑल्सो बी डिसाइडेड इन एडवांस। क्वांटिटी विल बी डिसाइडेड इन एडवांस। एडवांस में क्या क्या डिसाइड किया जाएगा? नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटी। नंबर 2 प्राइस। नंबर 3 डेट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर दी जाएंगी इन एडवांस जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है। किस समय? एट द टाइम ऑफ entering into contract, right? और एक्चुअल एग्जीक्यूशन कब की जाएगी?
actual execution on future date. Actual execution on future date, right? So in this way हमारे फार्मर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, बट एक नुकसान भी हो सकता है। एक नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद अगर लेटस से मार्केट में टमाटर्स का प्राइस और बढ़ जाए, 200 की जगह लेटस से 300 हो जाए, तो इस केस में उसने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पहले से बुक किया हुआ है, किस रेट में बुक किया हुआ है? 210 में, तो उसको 210 में ही अपने टोमेटोज को बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर फार्मर ये नहीं कह सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि नहीं मैं अब 210 वाला रेट नहीं ले रहा, मैं तो अब मार्केट में बेचूंगा 300 में। तो इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। आपको सर कैसे नहीं है? हम तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाएंगे, हम तो भाग जाएंगे। नो, भागने नहीं दिया जाएगा। बीच में एक्सचेंज आ जाएगा और एक्सचेंज जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एग्जीक्यूट करवाएगा। आप भाग नहीं सकते। आर यू गेटिंग दिस? मैं फिर से रिपीट करता हूं। यस सर। इस डेट को हम बोलते हैं ऑन एक्सपायरी। क्या बोलते हैं? ऑन एक्सपायरी। ठीक है, जिस डेट पर सेटलमेंट होना है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरी। सो ऑन एक्सपायरी प्राइस कैन बी मोर देन प्रीवियस सेटलमेंट प्राइस। देखो, हमने हर चीज को एक नाम दिया हुआ है। हमने ये जो 210 रुपए का प्राइस है ना, इसको हमने फ्यूचर प्राइस बोला। क्या बोला? फ्यूचर प्राइस, जो हमने पीरियड डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है, ये 6 मंथ तो टाइम फ्रेम ही है, और ये हो गई एक्सपायरी। और एक्सपायरी के दिन जो प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है, वो कम हो सकता है। किससे कम हो सकता है? उस प्राइस से जो प्राइस हमने पहले डिसाइड किया था, लाइक 210 का प्राइस पहले डिसाइड किया था। और ऑन एक्सपायरी हो सकता है कि जो प्राइस हो वो एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है वो हायर भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है ना। तो हम देखो ऑन एक्सपायरी ये हो सकता है कि मार्केट प्राइस पर टोमेटोज या पर किलोग्राम 210 से कम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया से लेट से 150 हो सकता है। हाँ, मार्केट प्राइस पर किलोग्राम जो है 210 भी हो सकता है ऑन एक्सपायरी, और मार्केट प्राइस पर किलोग्राम ऑन एक्सपायरी हो सकता है कि बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। कितना हो जाए? 300। आई रिपीट अगेन। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सीख रहे हैं। इन शॉर्ट, हम इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाके आने वाली वीडियोस में और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ लिखेंगे भी। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एग्जाम्पल के लिए। बेसिक एग्जाम्पल हमने कहा, फार्मर ने एक टमाटर की खेती लगाई, उसको डर है कि आज जो प्राइस टमाटर का 200 पर किलोग्राम का है, तो फ्यूचर में जब उस टमाटर एक्चुअल में प्रोड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा, तो वो 200 में कैसे बेचे। तो इसके लिए उसने पहले से ही एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 210 रुपये का बुक कर लिया। क्या बुक कर लिया? दैट टोमेटोज विल बी सेल एट द रेट ऑफ 210। टोमेटोज विल बी सेल एट द रेट ऑफ 210, जिसकी क्वांटिटी पहले से ही डिसाइडेड है। जिसकी क्वांटिटी जो है वो पहले से ही डिसाइड कर ली गई। मैं एग्जांपल की फॉर्मेट में यहाँ पर क्वांटिटी लिख रहा हूँ। लेट से 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम की जो क्वांटिटी है वो पहले से डिसाइडेड है कि फार्मर विल सेल 1000 किलोग्राम ऑफ टोमेटोज एट द रेट ऑफ 210 आफ्टर 6 मंथ्स। राइट, ये पहले से डिसाइड कर दिया। अब ये डिसाइड तो T0 पे किया, तो तीनों की तीनों चीज़ें पहले से डिसाइड हो गई हैं कि क्वांटिटी 1000 किलोग्राम और प्राइस 210 रुपये का। डेट ऑफ सेटलमेंट क्या है? 6 महीने के बाद। ये तीन चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो गई हैं। और ये 6 महीने की ये जो डिसाइड हो गई हैं, ये कब डिसाइड हो गई है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया गया। एंड आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद जो है एक्चुअल एग्जीक्यूशन किया जाएगा। एक्चुअल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल एग्जीक्यूशन का मतलब ये हुआ कि नाउ फार्मर विल गिव टोमेटोज एंड विल गेट 210।
210 फ्रॉम होम, जिससे भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया। आप कहोगे फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन? एक तो फार्मर हो गया भाई, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दो पर्सन होना चाहिए, 2 पर्सन के अलावा तो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं ना। एक तो हो गया फार्मर, तो दूसरा पर्सन होगा कौन? वो पर्सन जिसको 6 मंथ्स के बाद टोमेटोज की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा टोमेटो चिप्स बनाने वाली कंपनी है, आईटीसी है, आईटीसी को टोमेटोज चाहिए, वो फार्मर से डायरेक्ट लेती है और 6 महीने के बाद का प्राइस उसको भी पहले से ही फिक्स करना है। तो आईटीसी ने जो है 210 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पर फार्मर भी प्रोटेक्ट हो गया और वो आईटीसी कंपनी भी प्रोटेक्ट हो गई। फार्मर कैसे प्रोटेक्ट हो गया कि भाई 210 रुपये का प्राइस तो उसे मिल जाएगा। आईटीसी कंपनी भी प्रोटेक्ट हो गई कि अगर प्राइस फ्यूचर में बढ़ गया तो 210 से उसको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों अपने अपने बेनिफिट के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो गए। तो बाइंड कब हुए? T0 पर। और इसकी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन की जाएगी वो कब की जाएगी? आफ्टर 6 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। सो ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी की जाएगी। बट थिंग इज कि जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे, बीत जाएंगे, तो एक्चुअल में जो कैश मार्केट का प्राइस है, इट कैन गो अप एंड इट कैन गो डाउन एंड इट मे रिमेन सेम एज वी डिसाइडेड इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं। तो इन्हीं तीनों पॉसिबिलिटीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑन एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि मार्केट प्राइस पर किलोग्राम 150 हो जाए, और ये हो सकता है कि मार्केट प्राइस पर किलोग्राम 210 ही रहे, और हो सकता है कि मार्केट प्राइस पर किलोग्राम 300 रुपये का हो जाए, 300 रुपये का हो जाए। तो मैंने तीनों चीज़ों को लिया है। तो इन तीनों ही केस में क्या होगा हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एक तो है फार्मर, तो फार्मर विल सेल, फार्मर विल गिव, फार्मर को क्या देना होगा? विल गिव यस टोमेटोज एंड विल गेट ₹60। आपको होगा सर ये क्या, आप 60 रुपये लिख रहे हो, ये 60 रुपये कहाँ से आ गया, है ना? बस यही सिखाना आपको, मैंने यही सिखाना है। देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डिफरेंस से होती है। आई रिपीट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डिफरेंस से होती है। किस चीज़ का डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू प्रोमिस्ड एंड व्हाट इज द रियल प्राइस। 210 रुपये का प्राइस आपने पहले डिसाइड किया था। आपने क्या डिसाइड किया था पहले? प्राइस 210 रुपये का। और आज के डेट में जो मार्केट प्राइस बच गया है वो कितना बच गया है? 150, राइट। डिफरेंस इज व्हाट? डिफरेंस इज 60 रुपीज़। तो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 60 रुपीज़ फार्मर की पॉकेट में दे देगा। आपको कैसे, ये तो अत्याचार है। क्यों अत्याचार है? क्योंकि 210 पे बात हुई थी। ऐसा आप सोच रहे हो ना? ये सुनो, ऐसा माइंड में आ रहा है, बट नो, कोई अत्याचार नहीं है। ध्यान दो, जो फार्मर टोमेटोज दे रहा है ना, सेल कर रहा है, एक्चुअल में जो टोमेटो सेल किए जाएंगे वो तो कैश मार्केट में ही किए जाएंगे। जो ये ऐसे सोचो कि फार्मर को इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू विल गेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल गेट 60 रुपीज़, 210 माइनस 150, राइट। और फार्मर जो टोमेटोज सेल करेगा, गिव टोमेटोज इन कैश मार्केट, और कैश मार्केट से हमने क्या कहा कि प्राइस कितना चल रहा है? 150 एंड गेट कितना? 150। देखो, ट्रांजैक्शन तो कैश मार्केट में ही होती है फिजिकल गुड्स की। फिजिकल गुड्स हमने दिए, पैसा लिया, ये कहाँ होगा? ये तो कैश मार्केट में ही होगा। तो कैश मार्केट से फार्मर को 150 मिल जाएंगे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कितने मिल जाएंगे? 60। तो इस तरह से उसको जो टोटल पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 210 एज प्रोमिस्ड। आर यू गेटिंग दिस? एंड इन दिस केस सेकंड केस, मार्केट प्राइस कितना? 210 रुपए का।
जब एक्सपायरी हुई तो मार्केट में ये मैं जो बोल रहा हूँ मार्केट प्राइस पर किलोग्राम, ये कौन सी मार्केट का प्राइस है? ये उस कैश मार्केट का प्राइस है जो 6 महीने के बाद है, जो 6 महीने के बाद है। आफ्टर 6 months कैश मार्केट प्राइस ऑफ द टोमेटोज इज 210 किलोग्राम, राइट। तो फार्मर विल गेट 210 minus 210, 0 रुपीज फ्रॉम होम? आईटीसी कंपनी से उसको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? वो इसलिए कि ये जो फार्मर है वो टोमेटोज इन कैश मार्केट से जो है वो एक 210 रुपये में बेच सकता है, तो उसको 210 रुपये कैश मार्केट से ही मिल जाएंगे। इस तरह से उसकी जेब में 210 आ गया। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से उसको कुछ मिलने वाला इस वाले केस में नहीं है। इन द थर्ड केस मार्केट में प्राइस कितना हो गया? मार्केट में प्राइस हो गया बेसिकली 300 किलोग्राम, 300 रुपये का। अगर मार्केट में 300 रुपये का प्राइस हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि 210 रुपये की बात हुई थी और 300 रुपये का प्राइस हो गया, फार्मर को 90 रुपीज पे करने पड़ेंगे। फार्मर हैव टू पे ₹90। किसमें? इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, किसको पे करने पड़ेंगे? फार्मर हैज टू पे टू द आईटीसी कंपनी को पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने आपको कहा कि फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आईटीसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दोनों ने अपने अपने बेनिफिट के लिए किया कि आईटीसी को 210 से ज़्यादा ना पे करने पड़े, और फार्मर ने सोचा कि मुझे 210 से कम ना रिसीव हो, इसलिए दोनों के बेनिफिट को ध्यान में रखा गया है, राइट। तो यहाँ पर फार्मर को 90 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और ये फार्मर क्योंकि कैश मार्केट में जो प्राइस है वो 300 रुपये का चल रहा है, तो गिव टोमेटोज इन कैश मार्केट एट द रेट ऑफ 300। एंड देखो सोचो 300 रुपये उसको कैश मार्केट से मिल गए और 90 रुपीज़ उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 90 रुपीज़ आईटीसी कंपनी को भी दिए, तो अब उसकी पॉकेट में कितने रुपए बचे? 210। इन ऑल द केसेस फार्मर विल हैव 210। अब अगर आप ये सोच रहे हो नहीं यार 300 रुपये का मार्केट में प्राइस हो गया, इससे अच्छा तो T0 पर हमारा फार्मर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं, है ना, ऐसा आप सोच सकते हो। पर ये आप सोच कब सकते हो? ये आप सोच सकते हो 6 महीने के बाद। क्या आप ये T0 पे सोच सकते हो? स्टार्टिंग में सोच सकते हो? नो। स्टार्टिंग में तो हम लोग बेसिकली अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, राइट। तो यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नो डाउट मैं आपको पहले भी बोला था कि पूरा का पूरा डेरिवेटिव चैप्टर सिर्फ 2 ही बातों पे बेस्ड है, एक का प्रॉफिट और एक का लॉस। एक का प्रॉफिट, एक का लॉस। किसका प्रॉफिट होगा? जिसको नॉलेज ज़्यादा होगी। तो इसलिए लर्न मोर, अर्न मोर, ज़्यादा नॉलेज लो, ज़्यादा कमाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर कर गए तो आपका प्रॉफिट होना ही होना है, लॉस भी हो सकता है, या लॉस होना ही होना है, बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके प्राइस की जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है वो ठीक है या नहीं। पूरा का पूरा गेम स्टॉक मार्केट का, डेरिवेटिव मार्केट का, कमोडिटी मार्केट का, करेंसी मार्केट का पूरा गेम चलता है एक्सपेक्टेड प्राइस के बेसिस पर। इफ यू कैन प्रिडिक्ट करेक्ट प्राइस इन द फ्यूचर, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ्यूचर में करेक्ट प्राइस क्या होगा। यू विल बी द बिग विनर, बिगेस्ट विनर। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि फ्यूचर में प्राइस कहाँ जाएगा। अब फार्मर ने क्या सोचा? फार्मर ने सोचा कि 210 रुपये से प्राइस ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे चला जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। फार्मर ने ये सोचा कि प्राइस नीचे चला जाएगा।
इसलिए उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में टोमेटोज सेल किए। और आईटीसी वाले ने क्या सोचा, आईटीसी वाले ने सोचा कि प्राइस 210 का आज है, फ्यूचर में और बढ़ सकता है, तो उसने जो है टोमेटो 210 में बाय किया, राइट। तो एक ने प्राइस, दोनों ने अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है प्राइस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, पर एक को प्रॉफिट हुआ, एक को नुकसान हुआ। तो स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, करेंसी मार्केट में ऐसा ही होता है, किसी एक का प्रॉफिट, किसी एक का नुकसान, ठीक है। बट मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फार्मर को लॉस हो ही ना? मतलब प्राइस अगर जब ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तो फार्मर को उसका बेनिफिट मिले, और अगर प्राइस अगर लो हो जाए तो फार्मर को कंपनसेशन जो मिल रहा था वो मिलता रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी हम आपके साथ बात कर रहे थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये जो आपकी जो नई सोच गई है ना, दैट इज कॉल्ड अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड पुट ऑप्शन, जिसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो वी हैव सीरीज ऑफ वीडियोस ऑफ दिस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, आप देखते जाइए, और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पर देखिए। वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।